जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि आपके फाइनल एग्जाम में मात्र 1 महीना रह गया है। ठीक है। और आप अभी तक सो रहे हो, अभी तक आप जो जरूरी चीजें हैं इसे नहीं कर रहे हो, तो बच्चा आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। अब आपको ज्यादातर चीजों को रिवाइज करना चाहिए। जितने भी पार्ट है उसके प्रश्न उत्तर को आपको रिवाइज करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। प्यारे बच्चों, यह एक मैराथन वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 10 भूगोल पाठ्य पुस्तक में जितने भी पार्ट है उसके सारे प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। आपको यह नहीं देखना है कि यह वीडियो कितनी लंबी है, बस आपको एक ही चीज ध्यान देखना है कि हमें एक वीडियो में सारी चीज खलास हो रहा है। एक वीडियो और पूरा चैप्टर, पूरा बुक खलास। ठीक है। एक चैप्टर और पूरी बुक खलास, हमें यह ध्यान में रखना है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 या 8 जितने भी पार्ट है हम इसमें करने वाले हैं। आपको बिना रुके और बिना स्किप किए इन वीडियोस को देखना है, जिससे आपके सारे प्रश्न उत्तर रिवीजन हो जाए और याद हो जाए। और हो सके तो बच्चा आप यहाँ पे एग्जाम के एक दिन पहले यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। आपको 100% यहाँ पे सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे, क्योंकि आप जो चीज़ें देखते हो और सुनते हो वे चीज़ें आपको ज़्यादातर याद होती है। तो वो कहते हैं कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो किसी दूसरों को समझाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। एक और बात यहां कही गई है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से किसी ने, कैसे बना इतना सुंदर आसियाना। आसियाना मतलब घोंसला। तो चिड़िया बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बच्चा, यदि आपको अच्छे अंक लाने हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, तो आपको इसी प्रकार पढ़ना पड़ेगा और आपको इसी प्रकार मेहनत करनी पड़ेगी जिस प्रकार से चिड़िया करती है। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट संसाधन एवं विकास से। संसाधन एवं विकास के पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके उत्तर को बताएंगे। प्रश्न यहाँ पे कहा गया है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। विकल्प दे रखा है यहाँ पे, नवीकरण योग्य, जैव प्रवाह या अनवीकरण योग्य। जल्दी से बताएंगे, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। बिल्कुल सही, अनवीकरण योग्य। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सारे पाठ उत्तर के प्रश्न को यहाँ रिवीजन करने वाले हैं। क्या होगा, अनवीकरण। दूसरा प्रश्न दे रखा है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। विकल्प दे रखा है, पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय। बिल्कुल सही, सही उत्तर होगा ए, पुनः पूर्ति योग। पुनः पूर्ति योग बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। बिल्कुल सही। जितने भी बच्चों को यहाँ पे साथ साथ में रिवीजन करते जा रहे हो और मन मन में दोहरा रहे हो, तो बच्चा आपको दुगना लाभ होगा। ठीक है। और जितने भी बच्चों को इसमें गलती हो रही है, तो बच्चा आप दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि दोबारा में आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। बिल्कुल सही, अधिक सिंचाई यहाँ सही उत्तर होगा, अधिक सिंचाई। चौथा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ए, पंजाब, बी, हरियाणा, सी, उत्तर प्रदेश के मैदान, डी, उत्तराखंड। तो देखिए, सीढ़ीदार खेती पहाड़ों में की जाएगी, तो कहाँ पे पहाड़ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तराखंड या उत्तरांचल में पहाड़ हैं, तो डी विकल्प एकदम सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। विकल्प दे रखा है, ए, जम्मू कश्मीर, बी, महाराष्ट्र, सी, राजस्थान, डी, झारखंड। काली मृदा को हम कपास वाली मृदा भी बोल सकते हैं। कपास वाली काली मृदा आप बोलोगे तो ऐसे याद रहेगा आपको कि काली मृदा में कपास की खेती की जाती है, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा काली मृदा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी हो जाएंगे। तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। चलिए, अगला प्रश्न दे रखा है छठा। अब यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है बच्चा। प्रश्न कहता है, 3 राज्यों के नाम बताएं
जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए एग्जामिनर को हमें एक भी अंक कटने का मौका नहीं देना है। ऐसा तभी संभव होगा, जितना प्रश्न पूछ रखा है उतना ही उत्तर दीजिए। 3 राज्यों के नाम बताना है, तो सबसे पहले हम 3 राज्यों के नाम बताएंगे और इस पर कौन सी फसल उगाई जाती है उसके बारे में बता देंगे। तो यहाँ लिखेंगे काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ये मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य है जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। और कौन सी फसल उगाई जा रही है? हाँ, कपास की फसल। 7वां प्रश्न दे रखा है बच्चा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है। तो आप यहां लिखोगे पूर्व तट की नदी डेल्टा पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला, इस मृदा में रेत, यहां पे रेत कीजिएगा, रेत है ना, रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। दूसरा लिखेंगे आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होते हैं। पहला पुराना जलोढ़ जिसे हम बांगर कहते हैं, और दूसरा नया जलोढ़ जिसे हम खादड़ कहते हैं। देखिए इससे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। नए जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादड़। तीसरा प्रश्न लिखें, इसमें तीसरा पॉइंट आप लिखोगे जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, इसीलिए ये जो मृदा है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। 8वां प्रश्न यहां दे रखा है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे बच्चा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। पहला समोच्च रेखीय जुताई, दूसरा सीढ़ी नुमा खेती, तीसरा ढाल वाली भूमि पर वृक्षारोपण करना। ठीक है, जिससे मृदा कटे नहीं। मृदा अपरदन का अर्थ क्या है कि मृदा की सबसे उपजाऊ परत का बहकर एक स्थान से दूसरी जगह चले जाना, चाहे वो जल के द्वारा हो, हवा के द्वारा हो या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से हो। तो हम पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे रोक सकते हैं? पहले तो समोच्च रेखीय जुताई करेंगे, सीढ़ी नुमा खेती करेंगे, और तीसरा ढाल वाली जो भूमि है जहां पर मृदा के अधिक बहने का दर है, कटने का दर है, वहां पे हम वृक्षारोपण करेंगे। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे। तो लिखेंगे पहला जैव संसाधन, वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे प्राणी जात, वनस्पति जात, मनुष्य। ये 3 चीजें हमें लिख देनी है। अजैव संसाधन में लिखेंगे वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनी है वे अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कार, सड़क, पत्थर। सीधा आपको याद रखना है कि जो सजीव है वो जैव है और जो निर्जीव है वो अजैव है। 10वां प्रश्न यहां दे रखा है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो यहां पे लिखेंगे भारत में भूमि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ पे क्या नहीं होगा, किया होगा। कभी टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, तो किया जाता है। लिखेंगे पहला वन, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि,
तीसरा, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य अयोग्य भूमि। चौथा, प्रतिभूमि। और पांचवा, निवल, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। ये 5 उद्देश्य से भारत में भूमि का उपयोग किया जाता है। आगे लिखेंगे, वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसका निम्न कारण है। पहला, जनसंख्या में वृद्धि। अब मैंने पॉइंट लिख दिया, आप इस पॉइंट से और भी आंसर जोड़ जोड़ के लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा जनसंख्या में वृद्धि, तो जनसंख्या में वृद्धि होने से वनों के उत्पादन में, वनों के मात्रा में, वनों के क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई। इससे कैसे आप रिलेट कर पाओगे, कैसे आप जोड़ पाओगे? तो देखिए, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है तो लोगों के लिए मकान की जरूरत है, लोग घर बना रहे हैं और घर बनाने के लिए जंगलों का सफाया कर रहे हैं। दूसरा है ईंधन के लिए वनों से लकड़ी काटा जाना, तो इससे भी वनों के क्षेत्र में कमी हो रही है। यातायात का विकास है, जंगलों को काटकर रेल लाइनों का विकास किया जा रहा है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं वनों के क्षेत्रों में कमी आ रही है। यातायात का विकास, रेल लाइन बिछाने के लिए पेड़ों का काटा जाना, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग है ना, उपभोग कैसे हुआ है? किसी भी संसाधनों का विकास तभी संभव होता है जब मानव आधुनिक तकनीकी से उसे प्रयोग में ला सके। इस प्रश्न को आप जोड़ के 120 या 100 शब्दों में कैसे लिखोगे? देखिए, इस प्रश्न को मैं आपको समझा देता हूं, चूंकि मैं इस प्रश्न को लिख दूंगा तो आप सभी रट लोगे। देखिए बच्चा, इस प्रश्न को रटिए मत, आप समझिए। हम संसाधनों का प्रयोग कैसे कर पाते हो? मान लीजिए कि आप जिस पेंसिल से यह चीजें लिख पा रहे हो, तो क्या वो पेंसिल शुरू से ही उस प्रकार थी? नहीं, मानव की प्रौद्योगिकी और उसके कौशल क्षमता के अनुसार, कौशल क्षमता के अनुरूप वह पेंसिल बनी। तो मानव किसी भी संसाधन का प्रयोग तभी कर पाता है जब उसका तकनीकी और मानसिक कौशलता उसमें लगता है। ठीक है, तो चलिए, ये था प्रथम पाठ का प्रश्न उत्तर। अब हम जल्दी से दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। क्या आप थके तो नहीं हो? क्या आप थके तो नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं थकना है बच्चा। यदि आपको अभी से ही मन कर रहा है कि नहीं अब छोड़ दे, तो अब आप 1 साल तो आराम ही कर रहे हो, अब आपको आराम नहीं करना है। जब भी आपको थकने का यहाँ पे मन करे कि नहीं हम रेस्ट कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, तो आप अपने माँ बाप की तरफ देख लेना, अपने माँ पिताजी की तरफ देखना कि किस प्रकार वे अपने पाई जोड़ के आपके पीछे लगा रहे हैं और आपको अभी तक पढ़ा रहे हैं, आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 को रिवीजन करते हैं हम जल्दी से। तो बच्चा, पार्ट 2 है वन एवं वन जीव संसाधन। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, करते हासिल उन्हीं को होती है सफलता। कहते हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो हालात और वक्त आपके हाथ में है, आप चाहे तो इसे बदल सकते हो अपनी मेहनत और अपनी लगन से। पहला प्रश्न दे रखा है। एक बात और बच्चा, अभी तक आपने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। हालांकि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग अपने से लाइक कर देते हो। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? जल्दी से बताएंगे। विकल्प यहाँ पे दे रखा है, कृषि का प्रसार, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित, वृहद स्तरीय विकास परियोजना या तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इसमें से ह्रास का सही कारण नहीं है, ये हमें पता लगाना है। बिल्कुल सही, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये सही कारण नहीं है, जबकि कृषि प्रसार हो, ये परियोजना हो और शहरीकरण, ये तीनों कारण है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन
या वन्य जीव पशु विहार? यहाँ पे ये पूरा ऑप्शन होगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। इसमें से ये विकल्प सही है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तीसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्राणियों पौधों का उसके अस्तित्व या वर्ग से मेल करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है काला हिरन, एशियाई हाथी, अंडमान जंगली सुअर, हिमालयन भूरा भालू या गुलाबी सिर वाली बतख। तो सबसे पहले है यहाँ पे काला हिरन। तो काला हिरन संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त में यहाँ पे आप मैच कर लीजिए, संकटग्रस्त है काला हिरन। दूसरा है एशियाई हाथी, ये सुभेद्य है, दूसरा को मैच करेंगे। अंडमान जंगली सुअर, ये स्थानिक है, सबसे लास्ट। हिमालयन भूरा भालू, ये दुर्लभ है। और अंतिम है गुलाबी सिर वाली बतख, ये लुप्त हो गई है। तो ऐसे आपको मैच कर लेना है और ये चीज़ याद कर लेनी है। चौथा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित का मेल करें। आरक्षित वन, तो देखिए मैंने यहाँ पे मेल करके लिख दिया है, आप सीधा याद रखिए। वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। दूसरा है रक्षित वन, वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है। अवर्गीकृत वन, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। ये तीनों आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। फिर से आप प्रश्न उत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें, जो कि यहाँ पे पहला आता है 30 शब्दों का, फिर आगे आ जाता है 120 शब्दों का। तो 30 शब्दों यानी लघु उत्तर ये है। पांचवा प्रश्न है, जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले प्रश्न है जैव विविधता क्या है। तो इसमें लिखेंगे किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता करते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कीजिए जल्दी से। किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। अब इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिनका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। ये आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के सही के कारक हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट में से लिखेंगे। पहला लिखेंगे मानव की निम्नलिखित क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। तो पहला तो है वनोन्मूलन, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। ठीक है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से जितने भी जो जंगली जीव हैं उनके आवास में कमी होती है, तो यहाँ से प्राणी जात का ह्रास हो रहा है। अत्यधिक पेड़ों के काटने से वनस्पति का भी ह्रास हो रहा है। खनन क्रियाओं में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि से भी यहाँ पे ये कारण होता है। कृषि का विस्तार, कृषि का विस्तार में भी आप यहाँ पे देखते हो कि कृषि के विस्तार के लिए अत्यधिक पेड़ों को काटा जाता है और इससे भी प्राणी जात और वनस्पति जात का ह्रास होता है। बड़े बड़े बांध का निर्माण, इससे भी पहला तो यह होता है कि बहुत अधिक विस्थापन होता है। जो भी संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, वे भी इसमें ह्रास होता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे भारत में
प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति की हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमर्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट कहते हैं। आगे लिखना है बच्चा, कुछ समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर में झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आज भी गांव और कई लोग गांव में, है ना, यहाँ पे होगा, गांव में कई लोग बंदर या फिर जो लंगूर होता है उन्हें खाने की चीजों को देते हैं। निम्नलिखित आंदोलन वन एवं वन्य जीव की संरक्षण हेतु शुरू किए गए हैं। पहला है चिपको आंदोलन और दूसरा है बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। और इसमें लिख सकते हो कि जो राजस्थान के गांव हैं रक्षण अधिनियम के अंतर्गत खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। और राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोग 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं और जो शिकार वर्जित करते हैं। तो ये सभी इसके आंसर्स हैं। 8वां प्रश्न दे रखा है, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर एक निबंध लिखें। तो चलिए निबंध लिखना हमें, मैं पढ़ रहा हूं, आपको यहां से नोट करना है। लिखेंगे यहाँ पे, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का बहुत योगदान रहा है। सनातन धर्म में कई धार्मिक कार्यों में आम, पीपल, बेलपत्र, बरगद के पेड़ों का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा भारत में कई जानवरों को भगवान के समान पूजा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में हनुमान की पूजा होती है, जो प्राणी जात को दर्शाता है। भारत में नदियों को भी मां कहकर देवी समान पूजा जाता है। इस प्रकार भारत में प्रकृति की हर रूप की रक्षा और सुरक्षा की जाती है। ठीक है बच्चा, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला पाठ करते हैं। अगला पाठ है जल संसाधन। तो यहीं पे है, तो इसका पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित रूप में वर्गीकृत करें। तो पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। हमें इसके उत्तर में सिर्फ इतना ही लिखना है कि ये जल की कमी से प्रभावित हैं या फिर जल की कमी से अप्रभावित हैं। तो देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जब यहाँ वर्षा हो रही है तो यहाँ जल की कमी होगी? नहीं होगी। तो यह क्या होगा? जल की कमी से अप्रभावित। यहाँ पे सिर्फ आप लिख देंगे अप्रभावित। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा? अप्रभावित, ये चीज लिख दीजिएगा, जल की कमी से अप्रभावित। ठीक। दूसरा है अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। यहाँ पे ये भी जल की कमी से अप्रभावित होगा। ये दोनों जल की कमी से अप्रभावित, क्योंकि अधिक वर्षा भी हो रही है। अधिक वर्षा परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र। जब अत्यधिक प्रदूषित है तो यह पीने योग्य जल रहा ही कहाँ? नहीं रहा। तो ये होगा जल की कमी से प्रभावित। पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरा वाला होगा। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, तो ये जल की कमी से प्रभावित होगा, क्योंकि जनसंख्या कम है लेकिन वर्षा भी कम हो रही है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है?
चलिए हम यहाँ पे तर्क पढ़ते हैं। तर्क दे रखा है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ ये प्रश्न, ये विकल्प नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तर्क नहीं है पूछ रखा है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना जल बहाव को नियंत्रित कर बाढ़ पर काबू लाती है। हाँ, ये भी होता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का वृहद स्तर पर विस्थापन और आजीविका खत्म होती, ये पक्ष में नहीं है, ये विपक्ष में दे रखा है। बाकी जो 3 है वो पक्ष में दे रखे, तो गा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। क्या कहता है पहला वक्तव्य, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली में जल संसाधन के सही उपयोग में मदद की है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कौन सा गलत है और कौन सा सही है। अब यहाँ पे ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये उपभोग में मदद नहीं की है। तो यह क्या हुआ है? ये जल संसाधन के दोहन किया है। तो इसमें लिखेंगे, शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उसकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों का दोहन किया है। खा दे रखा है, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल, ये इसमें तलछट प्रभाव प्रभावित होता है। तो इसमें लिखेंगे, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनके प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव बुरे तरीके से प्रभावित होता है। गा दे रखा है बच्चा, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। तो यहाँ पर सिर्फ लिख दीजिएगा किसान भड़क गए, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है? नहीं, लोकप्रियता घट रही है। पूरा वाक्य लिखिएगा, सिर्फ यहाँ पर लिख रहिएगा लोकप्रियता घट रही है। ठीक। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कहता है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। सबसे पहले आप यह बताइए कि नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है, जिसका इस्तेमाल आप एक बार कर लो तो उसको दोबारा निर्मित करने में अधिक समय ना लगे, तुरंत निर्मित हो जाए या कभी समाप्त ही ना हो। क्या आप जल ऐसा मान सकते हो कि जल कभी समाप्त होगा? जल का समाप्त होना और जल का चक्रण होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जल का चक्रण होता है, उसे ही हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। लिखेंगे, जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्रीय द्वारा होता है। इस प्रकार सारा जल चक्रीय जल में गतिशील रहता है और जल का नवीकरण सुनिश्चित होता है। दूसरा प्रश्न है बच्चा, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो इसमें लिखेंगे, जल की जितनी मांग है उतनी पूर्ति नहीं हो पाना जल दुर्लभता कहलाता है। यह बढ़ती जनसंख्या, जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण उत्पन्न होता है। ये आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न दे रखा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। तो सबसे पहले हम लाभ लिख लेते हैं और फिर हानि लिख लेंगे। तो लाभ में लिखना है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ। पहला, सिंचाई करने के पर्याप्त स्रोत या फिर ऐसी जगह जहां पे मानसून नहीं होता है, मानसून का वर्षा नहीं हो पाती है मानसून के दौरान, उन स्थानों पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना वरदान साबित होती है और इसकी मदद से सिंचाई की जा सकती है। विद्युत उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है और नौकायान भी किया जाता है, मत्स्य पालन। इसके अलावा अधिक भी लिख सकते हो कि बाढ़ नियंत्रण में मदद होती है, जो जल कमी वाले क्षेत्र हैं उन्हें जल मिल पाता है। ठीक है। हानि लिखिएगा,
बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानि। पहला, लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। जहाँ पे ये नदी परियोजना बनती है, बांध बनते हैं, वहाँ पे बहुत अधिक लोगों का विस्थापन होता है। वनस्पति जात और प्राणी जात का विनाश होता है। आजीविका में भी कमी आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए लिखेंगे राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टंका था। यहाँ टंका सुविकसित जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न अंग होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। आगे लिखेंगे, वे घरों की ढालवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टंका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और नलों को साफ करने और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाले वर्षा का जल संग्रहित किया जाता था। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा और 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको ये चीजें छप जाएगी। 5वां प्रश्न दे रखा है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर किस प्रकार भंडारण किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की निम्न पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल का संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है। का छत पर वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, आप जानते हो कि आजकल छत पर वर्षा जल संग्रहण काफी लोकप्रिय हो रहा है। लोग छत के द्वारा जो भी छत पर वर्षा का जल गिरता है उसे पाइप के द्वारा घर के नीचे भूमिगत टैंक में एकत्रित करते हैं। छत के जल का एक टैंक में भंडारण करते हैं और बाद के कार्य के लिए उसे प्रयोग में लाते हैं। बड़े बड़े डोभा का निर्माण जिससे भूमिगत जल में वृद्धि हो। ठीक है, इत्यादि आप लिख सकते हो। चलिए बच्चा, इसके बाद हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। क्या आप अभी तक तो थके नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं थकना है बच्चा। अब हमें थकेंगे तो फिर एग्जाम में हमें कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, तो हमें थकना नहीं है, लगातार देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पाठ है पाठ 4 कृषि। तो चलिए अब कृषि के हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कोट्स है आप सभी के लिए कि जो व्यक्ति झुकता है, दूसरों के आगे झुकता है, वो अपनी विनम्रता को दिखाता है। आप सभी जानते हो कि एक वृक्ष जब उसमें फल लग जाते हैं तो वह वृक्ष झुक जाता है, जबकि सूखा वृक्ष तनकर खड़ा रहता है। तो यदि आप विनम्र हो तो आप झुकना सीखिए अपने बड़ों के आगे, अपने टीचर्स के सामने, अपने परिजनों के सामने। वो कहते हैं ना कि पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चढ़ता है और जो पहाड़ से उतरता है वो अकड़ कर उतरता है। तो यदि आप झुकते हो तो आप इस कदर मानिए कि आप ऊंचाई पर बढ़ रहे हो, है ना। चलिए पाठ 4 के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। विकल्प दे रखा है स्थानांतरित कृषि,
बी बागवानी, सी रोपण कृषि, डी गहन कृषि। बताएंगे क्या होगा सही उत्तर। बिल्कुल सही, रोपण कृषि एकदम सही उत्तर है। रोपण कृषि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, जैसे चावल, गेहूं इत्यादि, है ना। दूसरा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। विकल्प दे रखा है चावल, मोटे अनाज, चना या तिल। बताएंगे चावल, चना, मोटे अनाज या तिल। बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर होगा चना। अब आप यहाँ पे बताइए कि रबी फसल क्या होता है और खरीफ फसल क्या होता है। तो रबी फसल जो ठंड ऋतु में बोई जाती है, जैसे आलू, चना, मटर, है ना, ये सभी हम ठंड के ऋतु में बोते हैं। और जो खरीफ की फसल होती है वो बरसात के मौसम में बोई जाती है, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, ये सभी हम बरसात के समय बोते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। अब हमें यहाँ पे 30 शब्दों में उत्तर देना है। अगला है, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चाय। चाय एक पेय फसल है। यह एक रोपण कृषि का उदाहरण है। यह पौधा उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढालवां क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सुगम जल निकास होना चाहिए, यानी इसके जड़ों के पास पानी जमाव नहीं होना चाहिए। आप देखते हो कि जो पहाड़ होते हैं असम साइड में, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर ये उगाए जाते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और यह जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। देखिए, इस प्रश्न को हमें 120 शब्दों में भी लिखना है। तो यदि 30 शब्दों में लिखने के लिए आता है तो आप छोटा लिखिएगा, और ज़्यादा शब्दों में लिखने के लिए आता है तो आगे मैंने उसका भी उत्तर बताया है। तो लिखेंगे, चावल भारत की एक खाद्य फसल है। यह भारत और उत्तर पूर्वी मैदानों और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। ठीक है, ये यहाँ पे इनके क्षेत्र हो गए। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से प्रश्न है फिर से 30 शब्द का, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों का विवरण दें। तो यहाँ पे लिखेंगे, 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेजो टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई। आप इसे पॉइंट आउट भी कर सकते हो, है ना, जैसे न्यूनतम सहायता मूल्य नीति था, और किसानों को सस्ते दर पर उर्वरक और खाद उपलब्ध कराना, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड देना। ठीक है, आगे लिखेंगे, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। ये 30 शब्द के लिए आपका पर्याप्त है। अगला प्रश्न यहाँ है बच्चा, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बढ़ती जनसंख्या और घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कमी हो रही है,
ये सभी पॉइंट्स आउट आप लिख सकते हो। चलिए इसके बाद के जो प्रश्न है हमें इसका उत्तर 120 शब्दों में लिखना है। प्रश्न कहता है कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए, है ना। जो कृषि उत्पादन है उसमें वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने अभी बताया है 30 शब्दों में। ये देखिए ये सभी है 30 शब्दों के लिए, तो हमें इसके आगे और भी जोड़ करके लिखना है जो कि 100 से 120 शब्दों का होना चाहिए। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, किसान के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों और बिचौलियों और दलालों किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। ये आप लिख लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। 8वां प्रश्न है बच्चा, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि की आधुनिक सहायकी दी जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 9वां प्रश्न, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रश्न 120 शब्दों का भी है। प्रश्न कहता है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो यहाँ लिखेंगे, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फसल जून जुलाई के प्रारंभ में बोई जाती है, यानी बरसात की ऋतु में बोई जाती है। आगे लिखेंगे, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाई जाती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्व मैदानों और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। ठीक है, तो यह था पाठ 4 कृषि के प्रश्न उत्तर। बताइए आपने इसके प्रश्न उत्तर को देखा। अब हम करते हैं पाठ 5
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के प्रश्न उत्तर। तो क्या बच्चों आप तैयार हो? बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल भी नहीं थकना है। यदि आप अभी थक जाओगे तो बच्चा आपको फिर दिक्कत होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भाग को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। ठीक है बच्चा, एक भी चीज नहीं छोड़ना है। कहीं आपको यह नहीं लगे कि काश हम उस चीज़ को देख लिए होते, उस वीडियो को पूरा देख लिए होते तो हमें यहाँ पे पछतावा नहीं करना होता। वो कहता है ना कि आप वो काम मत कीजिए कि चिड़िया चुग गई खेत अब पछतावत क्या हो, ऐसे नहीं करना है। हमें समय पर सारी चीज़ों कर लेना है। तो विकल्प हमें दे रखा है यहाँ पे कोयला, बॉक्साइट, सोना या जस्ता। सही उत्तर होगा बी बॉक्साइट। ठीक है। दूसरा प्रश्न दे रखा है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। विकल्प दे रखा है ए बॉक्साइट, बी अभ्रक, सी लोहयस्क, डी तांबा। बताएंगे बच्चा? बिल्कुल सही, बी हो जाएगा अभ्रक। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चट्टान में स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। विकल्प दे रखा है तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, तलछटी चट्टानें हो जाएगा, ए विकल्प सही उत्तर है। चौथा प्रश्न दे रखा है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। आप सभी यहाँ पर बताइए मोनाजाइट रेत कहाँ पाया जाता है। तो केरल के जो मैं यहाँ पे मैदान, यहाँ पे जो केरल के नदी तट है वहाँ पे मोनाजाइट रेत पाया जाता है। और इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? विकल्प दे रखा है ए खनिज तेल, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी कोयला। बताएंगे बच्चा कौन सा विकल्प एकदम सही उत्तर है? बिल्कुल सही। यहाँ पे यदि आप बी बता रहे हो यूरेनियम तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यूरेनियम हो जाएगा। पांचवा प्रश्न यहाँ दे रखा है निम्नलिखित में अंतर लिखें। 30 शब्दों में हमें अंतर लिखना है। पहला है लौह और अलोह खनिज। तो लिखेंगे वैसे खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल व कोबाल्ट आदि। ठीक है, ये आप लौह खनिज में लिखेंगे। अगला लिखेंगे अलोह खनिज। वैसे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है अलोह खनिज कहलाते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। ये आप लिख लेंगे। खा दे रखा है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताना है। तो परंपरागत जो प्राचीन काल से ही प्रयोग में किए जा रहे हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, उपला, और गैर परंपरागत जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रयोग में ला रहे हैं। तो लिखेंगे इसमें ऊर्जा के संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा सम्मिलित है। यही हमें याद रखना और इसे लिख देना है। अगला प्रश्न है खनिज क्या है। तो इसमें लिखेंगे बच्चा वैसे विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है उन तत्वों का निर्माण खनिज है ना। खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। ठीक है, निश्चित तत्वों के योग को खनिज कहते हैं। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका उत्तर सही होगा। 7वां प्रश्न यहां दे रखा है आग्नेय तथा कायांतरित
चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें लिखेंगे आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। ये आप इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चा, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? तो इसमें आप लिखेंगे खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण है। अनवीकरण यानी जिसका निर्माण, जिसका नवीकरण तुरंत नहीं हो सकता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो लिखेंगे खनिज संसाधनों का निर्माण और सांद्रण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। ठीक है, या फिर थोड़ी धीमी है, यह भी आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का वितरण का वर्णन करें। हमें इसका उत्तर 120 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कोयले के बारे में लिख लेना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो लिखेंगे कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, कौन सा ऊर्जा है? परंपरागत। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों का शिल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। ये तो हुआ गोंडवाना कोयला। दूसरा है टर्शियरी कोयला। तो टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर यहाँ दे रखा है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो सौर ऊर्जा की संभावनाएं कहाँ हैं? जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और भारत उष्णकटिबंधीय देश है। तो लिखेंगे यहाँ पे भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टेक प्रौद्योगिकी की मदद से धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलब्ध तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। तो यह था पार्ट 5 का। अब हमें सिर्फ 2 पार्ट और करना है। 2 पार्ट के बाद हमारा भूगोल का संपूर्ण पार्ट के प्रश्न उत्तर रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला पार्ट हम जल्दी से कर लेते हैं। अगला पार्ट है बच्चा पार्ट 6 विनिर्माण उद्योग। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर जल्दी से कर लेते हैं। तो वो कहते हैं ना, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है,
पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट कर दे। तो इसी प्रकार आपको पंखों को खोल लेना है और एक शानदार वाली तैयारी करनी है। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, उसे भी हम जल्दी से कर लेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में देता है। विकल्प दे रखा है एल्यूमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी। बताएंगे इसमें सही उत्तर कौन सा है? बिल्कुल सही, सही उत्तर होगा बी, सीमेंट। सीमेंट जो है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील की बाजार में उपलब्ध कराती है? सार्वजनिक स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। विकल्प दे रखा है हेल, टाटा स्टील, सेल या एमएनसीसी। बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर कौन सा है? बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही। जितने भी बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं सेल, उसका उत्तर बिल्कुल सही है। सेल यहाँ पे हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा, सेल। आप सभी यहाँ पे यह बताइए सेल का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताएंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है, सेल। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? विकल्प यहाँ पे दे रखा है एल्यूमिनियम प्रगलन, कागज, सीमेंट या स्टील। बताएंगे यहाँ पे बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कौन करेगा? सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है, देखिए बॉक्साइट और एल्यूमिनियम का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संबंध है। आप जब भी बताएगा कि बॉक्साइट और एल्यूमिनियम ये ज़्यादातर आते हैं साथ में। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम प्रगलन या सूचना प्रौद्योगिकी। बिल्कुल सही बच्चा, सही उत्तर होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। दूरभाष हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सभी निर्मित करते हैं। चलिए अब यहाँ पे है 30 शब्दों में इनका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, विनिर्माण क्या है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चा, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में आप लिख लीजिए। छठा प्रश्न यहाँ दे रखा है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं। तो यहाँ पे लिखेंगे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक निम्न हैं। पहला, उपयुक्त जलवायु। ठीक है, वहाँ की जलवायु उपयुक्त होनी चाहिए। कच्चा माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, और जल की आपूर्ति, ये तीनों भौतिक कारक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं। कौन कौन से मानवीय कारक होते हैं? 3 हमें बतलाने हैं। तो इसमें लिखेंगे औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्न हैं। पहला, सरकारी नीतियां। ठीक है, सरकारी नीतियां भी प्रभावित करती है। श्रमिकों की उपलब्धता प्रभावित करती है, और बाजार की उपलब्धता। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, ये सभी भी प्रभावित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताएं। तो लिखेंगे ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग। जो लोहा इस्पात उद्योग है वो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए स्टील की आपूर्ति करता है। तो यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग हो गया। 9वां प्रश्न दे रखा है। अब यहाँ के जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको 120 शब्दों में लिखना है।
प्रश्न कहता है समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है, इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं, किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इनमें अंतर बताना है, इसकी समस्याएं बतलानी है और किन सुधारों के अंतर्गत इनका उत्पादन क्षमता बढ़ा है वो बतानी है। तो सबसे पहले हम अंतर बताते हैं। लिखेंगे मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं, यहाँ पे होगा जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल होता है। ये हल्के या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। ये तो हुआ मिनी इस्पात उद्योग। अब इसके बाद हम समन्वित इस्पात उद्योग के बारे में लिखेंगे। एक संकलित इस्पात संयंत्र का एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में समस्याएं क्या क्या थी तो लिखेंगे यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि यहाँ पे इसके आगे होगा तथापि इसके पूर्ण संभाव्य विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारक हैं। पहला, उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। दूसरा, कम श्रमिक उत्पादकता। तीसरा, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति। और चौथा, अविकसित अवसंरचना। अब इसमें किन सुधारों के कारण इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है उसका उत्तर लिखेंगे। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान को नियत करने की आवश्यकता है। तो इसमें हमने तीनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए। तो बच्चा इस प्रकार जिस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आप पूरे पूरे उत्तर लिखिए ताकि आपका एग्जामिनर है वो एक भी नंबर ना काट पाए। अगला प्रश्न दे रखा है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। तो लिखेंगे उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। आप 4 प्रकार के प्रदूषण के नाम बताइए। पहला हो जाएगा वायु प्रदूषण, दूसरा हो जाएगा तापीय प्रदूषण, तीसरा हो जाएगा जल प्रदूषण और चौथा भूमि प्रदूषण। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में लिखेंगे अधिक अनुपात में अनचाही गैस की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। और दूसरा लिखना है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में लिखेंगे उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैला है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रो प्लाटिंग उद्योग हैं। तीसरा लिखना है तापीय उद्योग। तापीय उद्योग के बारे में लिखेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों में कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। चौथा लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखना है ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। और अंतिम प्रश्न यहाँ है बच्चा उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें।
ठीक है, कौन कौन से उपाय किए गए थे। तो बच्चा इसके उत्तर में हम लिखेंगे उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए उपाय निम्न हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से होता है, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इन्हीं प्रदूषणों को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसी के उपाय को लिखना है। तो लिखेंगे जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु जल का संग्रहण। दूसरा लिखेंगे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। तीसरा लिखेंगे यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछटों जमाव आदि सम्मिलित हैं। और चौथा लिखना है जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो यह था विनिर्माण उद्योग। चलिए अब इसके बाद हम अंतिम चैप्टर 7 को करेंगे। इसके बाद भूगोल के सारे पाठ के प्रश्न उत्तर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पाठ यहाँ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है बच्चा, चलिए पहला प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। हमें यहाँ पे पूर्वी पश्चिमी गलियारे बताना है। पूर्वी पश्चिमी गलियारे से क्या मतलब है, यहाँ देखिए, यदि हम भारत की स्थिति की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी गलियारे हमें बतलाने हैं। पूर्वी और पश्चिमी, बिल्कुल सही। यहाँ पर विकल्प दे रखा है मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई तथा कोलकाता और नागपुर तथा सिलीगुड़ी। क्या होगा सही उत्तर, सही उत्तर होगा सिलचर तथा पोरबंदर, विकल्प बी सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न दे रखा है निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहतारण हानियों तथा देरी को घटाता है। विकल्प यहाँ पे दे रखा है रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या जल परिवहन। तो यहाँ पे सही उत्तर है पाइपलाइन। पाइपलाइन यहाँ पे वाहतारण हानियों और देरी को घटाता है। तीसरा प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जमशेदपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। विकल्प दे रखा है यहाँ पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा महाराष्ट्र इससे नहीं जुड़ा है। चौथा प्रश्न दे रखा है इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। विकल्प दे रखा है चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। सही उत्तर होगा यहाँ पे डी विशाखापट्टनम। और पांचवा प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन। तो भारत में सबसे प्रमुख कौन सा परिवहन है, बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ सही उत्तर होगा रेल परिवहन। चलिए इसके बाद यहाँ पे छठा प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। दो या दो से अधिक देशों के व्यापार, तो इसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं जिसका उत्तर हमें पहले लिखना है 30 शब्दों में। सातवां प्रश्न सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सड़क परिवहन के निम्न 3 गुण हैं। पहला, सड़कों का निर्माण लागत अन्य परिवहन लाइन की अपेक्षा बहुत कम है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। और तीसरा लिखेंगे अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी
सड़कें निर्मित की जाती है। और सड़क को बोला जाता है डोर टू डोर, डोर टू डोर या सेवा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। 8वां प्रश्न दे रखा है, सड़क परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? तो यहाँ पे आपको लिखना है बच्चा, रेल परिवहन उत्तरी मैदानों में अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है, क्योंकि उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यहाँ पे ये लाइन, रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। 9वां प्रश्न है, सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सीमांत सड़कें देश की सीमा को शहरों से जोड़ने का कार्य करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं, क्योंकि ये युद्ध के समय सैनिकों को जरूरी सामान जैसे हथियार, खाद्य पदार्थ इत्यादि तीव्रता से पहुंचाने का या फिर पहुंचाने में सहायक होते हैं। 10वां प्रश्न है, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें लिखना है, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों के द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व राज्यों के मध्य होता है। ये आप लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चा इसके बाद के जो प्रश्न है इसका उत्तर हमें 120 शब्दों में देना है। प्रश्न कहता है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं, क्योंकि अब हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला, ये किसी वस्तु को शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन आवश्यक होती है। तीसरा लिखेंगे, एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहाँ की सुविधा पर भी निर्भर करता है। यहाँ पे परिवहन लिखेंगे, परिवहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। सक्षम व तीव्र गति से परिवहन आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे की पूरक हैं। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हमारा पूरा पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न उत्तर हमने कर लिए। कहता है, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है।
विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत लिखेंगे, भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व ज्वारत, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद है। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद रत्न व ज्वारत, आधार वस्तुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद आप पर्यटन की भी यहाँ पे संख्या लिख सकते हो कि 2003 और 2004 की अपेक्षा 23.5% वृद्धि हुई है, ये आप भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, इसी के साथ हमने भूगोल पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में कर लिए। जितने भी बच्चे अंत तक जुड़े होंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है बच्चा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इसी प्रकार के हम महामैराथन क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। अगली महामैराथन हिस्ट्री की होगी, जिसमें हिस्ट्री के सभी पाठ के प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू बच्चा।